हेलो बच्चों, तो हम लोग अपने रोटेशनल मोशन की स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में रोलिंग मोशन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन का स्टडी प्रीवियस क्लास में किए थे। उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन आज भी करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही बेटा आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अगर ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, एक क्या है इंक्लाइंड प्लेन है, जो जो थीटा इंक्लाइन है, और इस पे बेटा इसी प्लेन पे एक हमारा पार्ट सिलेंडर है, स्मॉल रेडियस का सिलेंडर है। एक कैसा है बेटा, स्मॉल रेडियस का सिलेंडर है, जिसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं आर, ले लेते हैं रेडियस, और मास एम है। और इस सरफेस जो है क्या है, जो इंक्लाइन सरफेस है, क्या सरफेस कैसा है बेटा, स्मूथ है। ठीक है, और ये हाइट हम लोग एच ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है ए स्मॉल सिलेंडर, लिख लेते हैं, ए स्मॉल सिलेंडर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज किया जाता है रेस्ट से ऑन स्मूथ सरफेस, ऑन स्मूथ सरफेस। पहला ऑप्शन दिया है बेटा, क्या दिया है, मोशन, मोशन इज प्योर ट्रांसलेशन, मोशन इज दूसरा, मोशन इज, मोशन इज रोलिंग विद स्लीपिंग। तीसरा ऑप्शन है, मोशन इज मोशन इज रोलिंग विदाउट तुम्हें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये सरफेस क्या स्मूथ है, इंक्लाइन सरफेस पे है, और तुम्हें फाइंड करना है वो सारी चीजें। अब बेटा हम लोगों को क्या बताना है, नेचर ऑफ मोशन बताना है बेटा। अब ये इंक्लाइन सरफेस पे ऐसे, जो थीटा इंक्लाइंट है, और इस पे क्या है बेटा, एक सिलेंडर ऐसे लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो सरफेस है क्या है बेटा, स्मूथ है। अगर इस सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बेटा, तो यहाँ पे देखो एम जी नीचे की तरफ, और यहाँ पे ये थीटा होगा। इस साइड में कितना फोर्स लगेगा, एम जी कास थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, हमारा नॉर्मल फोर्स। ये क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब चूंकि स्मूथ है तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, और सारे फोर्स क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमें मोशन को बताना है कि इस सिलेंडर का मोशन कैसा है, तो हमें क्या फाइंड करना बेटा पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ही क्या करेगा, मोशन को डिसाइड करेगा। और दूसरे पॉइंट के अबाउट टार्क हम लोग नहीं देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास,
तो सेंटर ऑफ मास से ही सारे फोर्सेस पास कर रहे हैं, यानी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है। तो यानी मोशन में कोई भी रोटेशन नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे अगर टॉर्क ही 0 है तो यहाँ इसका मतलब हो गया अल्फा सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये जो सिलेंडर है ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा, यानी प्योरली ट्रांसलेट करेगा। अब यहाँ पे अच्छा, हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टार्क देखेंगे और दूसरे पॉइंट के अबाउट टार्क नहीं कंसीडर किया जाएगा। जैसे इस पॉइंट के अबाउट देखें, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके अबाउट टार्क अगर देखा जाए तो ये वाला फोर्स यहीं से पास कर रहा है, यन भी क्या कर रहा है, यहीं से पास कर रहा है, पर एम जी साइन थीटा का टार्क आएगा। यानी अगर किसी भी नेचर बताना है बेटा मोशन का नेचर बताना है तो हमें ये कंसल्ट करना पड़ेगा कि सिर्फ टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और किसी पॉइंट के अबाउट टार्क हो सकता है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोशन हमेशा क्या होगा, मोशन होगा प्योर ट्रांसलेशनल या स्लाइडिंग होगा, इसमें रोटेशन नहीं होगा। तो इस चीज को लिखेंगे बेटा, लिख लेते हैं। मोशन इज प्योर ट्रांसलेशन because torque about center of mass is 0, torque about center of mass is 0, torque about other point not decide the nature of motion। यानी एक चीज पता चल जाए कि टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास पता चल जाए तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कि नेचर कैसा होगा अपने मोशन का। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। यही सिलेंडर है, थीटा इंक्लाइन पे है, यहाँ पे हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन h दिया है, यहीं पे टॉप पे क्या है, सिलेंडर है अपना, जिसका मास क्या है, m है, और रेडियस r है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है द सरफेस इज sufficiently rough and sufficiently rough motion so motion of cylinder is pure rolling, then cylinder released on top from rest
फाइंड ए सेंटर ऑफ मास, फ्रिक्शन डेवलप, दूसरा फाइंड करना फाइंड मिनिमम वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फाइंड बी सेंटर ऑफ मास when the cylinder reached on bottom, जब सिलेंडर बॉटम पे पहुंच जाता उस समय सिलेंडर का बी सेंटर ऑफ मास बताना है यूजिंग पहला काइनेमेटिक इक्वेशन, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। Since motion is pure rolling, then point of contact is at rest, friction force not do या do not does not work, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम conserve if sleeping occurs अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का स्लिपिंग ऑकर कर जाता है बेटा देन फ्रिक्शन फोर्स then friction force dissipate mechanical energy, then mechanical energy not conserved। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन पे क्या सिलेंडर लाई कर रहा है, स्मॉल सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा है, स्मॉल है, और एक क्या किया जा रहा है, रेस्ट में टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम रेस्ट रिलीज किया जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए सेंटर ऑफ मास बताओ, और दूसरा क्या पूछा जा रहा है कि ए सेंटर ऑफ मास बताना है, फिर फ्रिक्शन डेवलप बताना है, फिर मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, और ये भी बताना है कि उस समय जब ये सिलेंडर बॉटम पे आता है उस समय बताना हमें बी सेंटर ऑफ मास। ठीक, और उसमें दोनों मेथड यूज करना है, कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स और
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, क्वेश्चन समझ लिए, लिख लेना क्वेश्चन को। अब देखो सोल्यूशन। अच्छा, इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो ऐसा मैं मानता हूँ कि इतनी तो पोटेंशियल है तुम लोगों को। इतना तो अब समझ हो ही गया होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो, अगर खुद से सॉल्व करोगे तो वो तुम्हारा अपना सोल्यूशन होगा, फिर मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब देखो बेटा, आई होप कि तुम लोग सॉल्व किए होगे खुद से। तो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन था, यहीं पे क्या है, ये सिलेंडर ले लेते हैं। अब सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये सेंटर है सिलेंडर का, तो एम जी नीचे की तरफ, अगर ये थीटा है, यहाँ पे हाइट ले लेते हैं सिलेंडर का एच, एम जी नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर ए वाला थीटा है, तो ए क्या हो जाएगा, एम जी एम जी कास थीटा। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब हम क्या है, फ्री हैं। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, या फिर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी इस पॉइंट के अबाउट भी क्या ले सकते हैं हम लोग, टाउ इक्वल टू आई अल्फा को यूज कर सकते हैं, या फिर इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे। ठीक, तो पहला मेथड 1 ले लेते हैं बेटा। मेथड 1 क्या है, टाउ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई पी अल्फा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो टार्क अबाउट इस पी पॉइंट के अबाउट टार्क, तो पी पॉइंट के अबाउट ये सारे फोर्सेस तो पी से ही पास कर रहे हैं, एक यही है, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इंटू आर, और ये क्या हो जाएगा, आई अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 और अल्फा। यहाँ से आर एक कट जाएगा बेटा, और एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई 2 आर अल्फा। और आर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्योर रोलिंग है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए सेंटर ऑफ मास, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आर अल्फा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम बाई 2 ए सेंटर ऑफ मास, एम से एम काट सकते हैं, तो ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 जी साइन थीटा। यहाँ पे गलती हो गई बेटा, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टार्क पी के अबाउट टार्क लेंगे तो कौन से फोर्सेस हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इंटू आर। अब आई आई क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो पी के अबाउट देखेंगे तो इसमें जो ट्रांसलेट करेंगे, एम आर स्क्वायर अल्फा। अब इसको सॉल्व करेंगे आर से, यहाँ पे आर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू 3/2 एम आर अल्फा
और आर अल्फा को क्या लिखेंगे बेटा, ए सेंटर ऑफ मास। एक कौन अधिकार दिया, क्योंकि ये मोशन क्या है, प्योर रोलिंग है, तो यहाँ पे ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आर अल्फा, तभी ये क्या कहलाएगा, प्योर रोलिंग। ठीक, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू 3/2 एम ए सेंटर ऑफ मास। ए सेंटर ऑफ मास यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2g साइन थीटा डिवाइड बाई 3। अगर ये सरफेस क्या होता, रफ स्मूथ होता बेटा, अगर ये सरफेस क्या होता, स्मूथ होता, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना होता, एक्सेलरेशन कितना होता सेंटर ऑफ मास का, अगर स्मूथ होता तो कितना होता, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा होता बेटा। और ये क्या उससे कम है कि ज्यादा है, उससे कम है, यानी इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, कि जो फ्रिक्शन है वो जरूर जरूर किस डायरेक्शन में लगा होगा, ऊपर के डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा होगा, ऊपर के डायरेक्शन में लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, और एक किसके बराबर हो जाएगा, मास टाइम एक्सेलरेशन मास, और ए सेंटर ऑफ मास कितना है 2g साइन थीटा बाई 3, और यहां से एफ आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस 2mg साइन थीटा बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 3 में से 2 घटा 1, एम जी साइन थीटा बाई 3। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके, अब चूंकि इस नॉर्मल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो जाएगा म्यू एम जी कास थीटा। ठीक, अब दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा। तो यह कितना हो गया, म्यू एम जी कास थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई 3, और एम जी से एम जी कट जाएगा, और म्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, म्यू बराबर हो जाएगा साइन थीटा टेन थीटा बाई 3। अगर इससे कम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर इससे कम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे हो जाएगी स्लिपिंग हो जाएगी। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड करना है हमें, जब ये बॉटम पे पहुंचता है तो वी सेंटर ऑफ मास, तो वी सेंटर ऑफ मास कैसे, इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, तो यहाँ वी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। अब यहाँ क्या वी क्या है, जीरो है, यू जीरो है इनिशियल कंडीशन में, तो वी इक्वल टू किसके, वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए कितना है, ए सेंटर ऑफ मास है 2g साइन थीटा बाई 3। अब यहाँ पे हमारे पास t नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लगाएंगे बेटा। हम लोग क्या जानते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जानते हैं। यहाँ पे ये लेंथ यल, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका अगर लेंथ यल मान लेते हैं बेटा, तो यल किसके बराबर होगा,
एच साइन थीटा। ठीक, तो यहां से क्या कर लेंगे, यही मोशन करेगा, यस क्या यल है, तो ये 0 हो गया। v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इक्वल टू 2, ए कितना है 2g साइन थीटा बाई 3, और यस कितना है बेटा h अपान साइन थीटा। ठीक, और यहां से देखो ये क्या हो गया, v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इक्वल टू 4g साइन थीटा कट जाएगा, 4gh बाई 3, 4gh/3, और v सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 4gh/। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से बेटा इस v सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या मानेंगे, यानी यही क्या मान लेंगे, इस कंडीशन को क्या मान लेंगे, इसी को क्या मान लेंगे, हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसी लेवल पे क्या मान लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है बेटा। तो पहले इनिशियली क्या एकदम ऊपर था, तो यहाँ पे क्या हो गया, mgh ऊपर था, प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो, रोटेशनल एनर्जी भी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। अब जैसे ही नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और साथ में क्या आ गया, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी जब बॉटम पे पहुंचा, प्लस चूंकि रोल करते हुए आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलो, तो mgh हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई किसके अबाउट लेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, mgh इक्वल टू हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, तो 1/4 एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, 2 2 3 हो जाएगा, तो mgh इक्वल टू 3/4 एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। एम से एम काट देंगे, और ये कितना आ गया बेटा, वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू अंडर रूट 4gh/। यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से कैलकुलेट करें या फिर नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करें, हमारा सोल्यूशन क्या आ जा रहा है, वी सेंटर ऑफ मास की वैल्यू सेम ही आ रही है। ठीक, तो आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम टेकन टू टाइम टेकन टू रीच एट द बॉटम यानी इस पूरे सिलेंडर को बॉटम में पहुंचने पे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, इक्वेशन लगा देंगे काइनेमेटिक्स का, तो क्या होता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, यस कितना है एच बटे साइन थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू जीरो है तो यू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो प्लस हाफ
ए कितना, ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी थी, यहां से ए सेंटर ऑफ मास देख लेंगे बेटा, कितना ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू, एम जी साइन, ए सेंटर ऑफ मास 2g sin θ/3, 2g sin θ/3 t²। ठीक, तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ गया, h/sin θ इक्वल टू, यहाँ से आप खत्म, g sin θ/3 तो ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3h अपन g sin θ² अंदर रूट। ठीक है, अगला फाइंड करो, फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, यानी ये जब सिलेंडर बॉटम में पहुंचता है उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सिलेंडर के पास। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, और जैसे ही नीचे पहुंचा तो यही क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी टोटल हो जाएगी। तो यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी टोटल किसके बराबर हो जाएगी, mgh। ठीक, अब मान लो सपोज द सरफेस इज स्मूथ, सरफेस क्या है, स्मूथ है, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी, देन फाइंड टाइम टेकन to reach the cylinder at bottom। अगर बेटा हमारा सरफेस स्मूथ हो जाए तो उस समय हमें क्या करना है, फाइंड करना है, सपोज देन फाइंड द टाइम टेकन टू रीच एट द बॉटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। अब बेटा स्मूथ हो जाएगा तो क्या करेगा, इनिशियली क्या है, mgh ही है, और काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0, और यही क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इस केस में भी क्या हो जाएगा, स्मूथ केस में भी क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम टेकन की बात करें कितना टाइम लगेगा, तो यहां पे v सेंटर ऑफ मास, हाँ कैसे निकालेंगे टाइम टेकन, यस बराबर ut प्लस हाफ at² यूज करेंगे, ut तो 0 ही है, यस क्या है, h/sin θ, और a कितना हो जाएगा, हाफ mg/sin θ इक्वल टू t²। ये कितना आ गया बेटा, तो यहां से t इक्वल टू कितना, t² इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2h mg sin² θ
अब इस केस में क्या, दोनों केस में देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है हमारा, सेम ही है। जब बॉटम पे पहुंच रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी सेम है। बट क्या कर रहा है, जब इस केस में बात करें, इस केस में बात करें तो क्या कर रहा है कि टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब इसमें भी सेंटर ऑफ मास क्या रहा होगा, कम रहा होगा, इसमें भी सेंटर ऑफ मास ज्यादा रहा होगा, यानी ये जल्दी पहुंचा होगा। तो ये क्यों हो रहा है बेटा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब स्मूथ कंडीशन है तो जो सिलेंडर है हमारा सरफेस पे क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है। उसमें सारे की सारी काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में है बेटा, या वेलासिटी किस फॉर्म में है, सब के सब ट्रांसलेशनल है, इसमें कोई भी रोटेशनल पार्ट नहीं है। इसलिए हमारा जो स्मूथ कंडीशन में हमारा जो सिलेंडर है थोड़ा फास्ट क्या कर रहा है, सर बॉटम पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा कि एक इंक्लाइंड प्लेन है। अच्छा, उस क्वेश्चन को क्या हम लोग उस पे सॉल्व कर सकते हैं सेकंड मेथड से, यानी सेकंड मेथड से देखें तो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन था, सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को। ये हमारा एच था और ये थीटा, इसी पे ये सिलेंडर है। ठीक है, अब सिलेंडर किसके, कौन सा सेकेंड मेथड में हम लोग क्या लगाएंगे, टाउ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या लगाएंगे, आई अल्फा। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो एम जी नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में एम जी कास थीटा, और इधर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एन, और इधर क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अब हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हम लोग ट्रायल से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं तो मान लो कि पहले ऐसे ले लेते हैं कि ये हमारा सिलेंडर है। ठीक, सिलेंडर है, एक ट्रायल ले लेते हैं। ये क्या कर रहा है कि ये सेंटर ऑफ, यहाँ पे एम जी लगा इस डायरेक्शन में, तो मान लेंगे कि ये जो सरफेस है ये क्या है, स्मूथ है। सरफेस स्मूथ है तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, यही फोर्स है। और ये किसके बराबर है, एम ए के, यानी ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होगा, ए सेंटर ऑफ मास जी साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा तो यहाँ पे टार्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो है। अल्फा भी क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा भी जीरो है। यानी अगर ये क्या कर रहा है, जी साइन थीटा से नीचे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे। ठीक, तो हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता चल गया। तो यानी यहाँ पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। अगर नहीं भी पता होता तो हम लोग क्या करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते, फ्रिक्शन की वैल्यू देख लेते। ठीक है, अब यहाँ पे टॉर्क लेते हैं।
टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा। तो टॉक किस फोर्स का आएगा? फ्रिक्शन का। तो एफ आर इंटू आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? आई एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा। यहाँ देखो, एक आर से एक आर को काट देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स एफ आर किसके बराबर हो जाएगा? एम बाई टू आर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? ए सेंटर ऑफ मास। ठीक। अब यहाँ पे देखो फोर्सेस की बात करें तो अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इतना आ गया, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर, एफ आर इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास। एफ आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एम जी साइन थीटा माइनस एम बाई टू ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास। तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 3/2 एम ए सेंटर ऑफ मास, एम से एम काट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2g साइन थीटा बाई 3। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन क्या है? एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक स्मॉल स्फेयर है और इस स्फेयर का मास m, रेडियस r और ये हाइट कैपिटल एच दिया है और एंगल दिया है थीटा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए स्मॉल स्फेयर is released from rest on the top of fixed inclined plane motion is pure rolling, then find, क्या फाइंड करना है बेटा? ए सेंटर ऑफ मास, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड and find minimum coefficient of friction mu to ensure क्या इंश्योर करने के लिए बेटा? प्योर रोलिंग
ऑफ स्फेयर फाइंड V center of mass when the sphere reach on bottom using both method। ठीक है, आगे फाइंड करना है टाइम टेकन टू reach on bottom and total kinetic energy on bottom। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन अच्छे से समझ लो कि ये मास m का ये क्या है, स्फेयर है। स्फेयर का मतलब कैसा स्फेयर बेटा, सॉलिड स्फेयर है। और ये क्या कर रहा है, ये सरफेस जो है सफिशिएंटली रफ है। ये सरफेस कैसा है बेटा, रफ है। और इस पे ये टॉप से रिलीज किया जाता है और ऐसे प्योर रोलिंग करते हुए ये बॉटम पे आता है। उस कंडीशन में हमें फाइंड करना है ए सेंटर ऑफ मास, और क्या फाइंड करना है फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड, और क्या फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और क्या फाइंड करना है वी सेंटर ऑफ मास, फिर टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, और फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है बेटा काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अगर खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस खुद से सॉल्व करोगे और आराम से सॉल्व कर पाओगे तुम लोग इसको, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन कराया गया है पिछला क्वेश्चन सेम यही था, बस यहाँ स्फेयर की जगह सिलेंडर था। देखो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा इंक्लिनेशन एंगल एच, यहाँ पे स्फेयर है, ठीक है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें बेटा स्फेयर का, एम जी नीचे और ये थीटा यही है, फिर क्या हो जाएगा एम जी कास थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स है। ये सारे फोर्सेस हैं। अब क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है तो ये जो पॉइंट है इसके अबाउट भी टाउ इक्वल टू आई अल्फा यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कौन सा लेंगे, यही लेंगे, यही मेथड, यानी टाउ पी इक्वल टू आई पी अल्फा, यही यूज करेंगे। अगर इसके अबाउट यानी पॉइंट एक्सिस ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन के अबाउट अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है इन एडवांस में, ठीक। तो यहाँ पे लगाते हैं, तो टार्क किस फोर्स, इस पॉइंट के अबाउट ये दोनों फोर्सेस यहीं से पास कर रहा है, ये क्या एम जी साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू आर, और ये किसके बराबर होगा आई अल्फा, आई स्फेयर का 2/5 एम आर स्क्वायर अबाउट सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर और एक अल्फा। यहाँ से आर काट सकते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा एम जी
साइन थीटा इक्वल टू 5 और 2 7/5 mg। हाँ, m आर अल्फा को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। तो यहां से ए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट हो जाएगा। ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एम से एम को काट देंगे, 5g sin थीटा डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, अगर स्लिपिंग होती तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता स्लिपिंग के केस में, जी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है 5g sin θ/7, यानी कम है, यानी फ्रिक्शन हमारा किधर लगा होगा, जरूर में जरूर हमारा फ्रिक्शन ऊपर डायरेक्शन में लगा होगा। ठीक, अब उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, mg sin θ माइनस एफ आर फ्रिक्शन फोर्स, और एक किसके बराबर हो जाएगा, एम ए सेंटर ऑफ मास। वैल्यू पुट करो, mg sin θ माइनस एफ आर इक्वल टू एम मल्टीप्लाई करो 5g sin θ/7। यहाँ से एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू mg sin θ/7 fg sin θ/7 माइनस 5mg sin θ/7, और ये कितना हो गया, फ्रिक्शन फोर्स 2mg sin θ। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना होगा, तो क्या नॉर्मल फोर्स कितना है, mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2mg sin θ/7। यहाँ से mg से mg काट सकते हैं, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan θ/7। अगर थीटा की वैल्यू न्यू की वैल्यू इससे कम हो जाएगी बेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्लिपिंग हो जाएगा, और उस केस में हम इसको लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, यानी म्यू की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि सेंटर यहाँ पे जब ये बॉटम पे पहुंचता है स्फीयर, तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, तो पहले वहां पे था, चलो इनिशियली कोई, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v² इक्वल टू u² प्लस 2as यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे v² u² तो 0 है, अब ये v² ही v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, 2 ए सेंटर ऑफ मास कितना हो गया है, 5g sin θ/7, और यस की वैल्यू कितना हो जाएगी, h/sin θ। यहाँ से v सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 sin θ कट जाएगा, 10g/7, या फिर v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10gh/7 का। अगर गलत नहीं है तो बेटा क्या है, सही है। ठीक, अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर हम लोग लगाना चाहें, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इनिशियली क्या कर लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को, इसी पॉइंट को क्या मान लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। जब ये बॉटम पे पहुंचता है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस
एक रोटेशनल पार्ट भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाफ आई, आई किसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे, एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। देखो एम जी एच इक्वल टू कितना आ गया, हाफ एम बी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/5 एम बी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 10, तो 5/7/10 एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच है ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 GH डिवाइड बाई 7। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि टाइम टेकन टू रीच एट बॉटम, बॉटम पे रीच करने के लिए क्या टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज कर लेंगे। अब यस कितना है, एच अपान साइन थीटा, यू टी क्या हो जाएगा 0, हाफ ए कितना है, ए की वैल्यू 5G साइन थीटा बराबर बटे 7, 5G साइन थीटा अपान 7 और ए टी स्क्वायर, यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, टी कितना हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 14 एच अपान 5G साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट इक्वल टू, कह रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कोई भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एट बॉटम कितना हो जाएगा, कितना होगा, एम जी एच के ही बराबर होगा। लेते हैं बेटा, ये सरफेस है बेटा जो क्या है सफिशिएंटली रफ है, और इस पे एक क्या स्फेयर है जो क्या कर रहा है, वी सेंटर, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी है, और ये क्या कर रहा है, ऐसे प्योर रोलिंग कर रहा है, और यहाँ पे ये हाइट दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, स्फेयर rolls without slipping then find maximum height achieved by sphere। क्वेश्चन है बेटा, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय स्फीयर पूछा जा रहा है। अब ये देखो बेटा, ये रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है प्योर रोलिंग, और इसका मास क्या है मान लो m है, और रेडियस क्या है बेटा r है, और ये स्फीयर यहीं पे क्या कर रहा है रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है।
तो हमें फाइंड क्या करना है बेटा, मैक्सिमम हाइट अचीव बाई द स्फेयर। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है बेटा कि यहाँ पे फ्रिक्शन तो लग रहा, यहाँ तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन ये जो फ्रिक्शन है बेटा वो कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी ये मैकेनिकल एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। यानी प्योर रोलिंग के केस में हमेशा फ्रिक्शन जो है स्टैटिक होता है और वो मैकेनिकल एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। इसी को मान लेते हैं, अगर इसी लेवल को मान लेते हैं कि यही तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आराम से लगा सकते हैं, लगाओ। पहला पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के वजह से। और एक किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जब यहाँ पे पहुंचता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब इसको सॉल्व बस कर दें तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना हो जाएगा, 2/5। अगर स्फेयर सिर्फ दिया है और ओमेगा स्क्वायर एम जी एच और 2/5 पे क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा वी सेंटर ऑफ वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 7/5, हाँ 7/10, 7/10 एम वी सेंटर वी नॉट स्क्वायर एम जी एच, यहाँ से हम सेम काट देंगे, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 7 वी नॉट स्क्वायर बाई 10 जी एच। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेंगे, लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, इस इसको एक जनरल रोलिंग शेप का बॉडी है। क्या है, जनरल रोलिंग शेप का बॉडी है। इसकी हाइट क्या ले लें, एच ले लें। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ए जनरल रोलिंग शेप बॉडी ऑफ रेडियस आर एंड रेडियस ऑफ gyration, radius of gyration about center of mass is k। एक जनरल शेप की बॉडी है जिसका रेडियस क्या है बेटा, आर है, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा, के है। इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, released from rest on the top of fixed inclined plane।
if motion is rolling, pure rolling, if motion is प्योर रोलिंग, मोशन प्योर रोलिंग कब होगा बेटा, जब ये क्या हो, ये सरफेस क्या हो, सफिशियंट रफ हो। इफ मोशन इज प्योर रोलिंग देन derive the expression for a center of mass friction force developed also and the center of mass at bottom। इन तीनों चीजों के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है जब ये बॉडी क्या हो, एक जनरल शेप की बॉडी हो जिसका रेडियस आर हो और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, के हो। ठीक है, उसके लिए हमें क्या डिराइव करना है, ए सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स का एक्सप्रेशन और वी सेंटर ऑफ मास एट बॉटम पे क्या करना है, उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन लेते सॉल्व करते हैं। खुद से भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक, खुद से भी डिराइव कर सकते हो। अगर डिराइव करोगे तो तुम्हारा होगा। चलो, अगर जो करना चाहे खुद से करे, सिस्टम को पोज करके पहले डिराइव कर ले फिर सोल्यूशन को देखे। ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन, थीटा एंगल पे यहाँ क्या एक जनरल शेप का बॉडी है। यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, एम जी नीचे की तरफ और यहाँ पे क्या इस डायरेक्शन में एम ए थीटा है, तो क्या हो जाएगा एम जी कास थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और इसके नॉर्मल एक एन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉक लेंगे किसके अबाउट बेटा, इसी पॉइंट के अबाउट टॉक लेंगे। तो टाउ पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई पी अल्फा। ठीक है, टाउ पी क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, सिर्फ इसी फोर्स का टॉक आएगा इसके अबाउट इंटू आर, और एक किसके बराबर हो जाएगा आई पी सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर प्लस उसको शिफ्ट करेंगे एम आर स्क्वायर, ये होगा, और इंटू क्या हो जाएगा अल्फा। ठीक, यहां से क्या करेंगे बेटा, अगर इसको डिराइव कर दें तो ये क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा आर इक्वल टू एम आर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा एम बाहर ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अल्फा, यहाँ से एक आर काट लेंगे, एम से एम काट लेंगे, ये क्या हो गया जी साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आर अल्फा। और चूंकि यहाँ पे क्या है प्योर रोलिंग है तो आर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा को लिख सकते हैं ए सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जी साइन थीटा
जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + k² बाई r। यही एक्सप्रेशन डिराइव करना था। यानी जो किसी भी बॉडी का अगर ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जी साइन थीटा 1 + k² बाई r²। अब यहाँ पे देखो क्या है, ए वैल्यू क्या है, हमेशा एक से ज्यादा होगी। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हमेशा एक से ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू क्या हो गया, यानी जो एक्सलेशन जी साइन थीटा से क्या आ रहा है, कम ही आ रहा है सेंटर ऑफ मास का, तो यानी इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स और एक किसके बराबर हो जाएगा, एम ए सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर, और ये क्या हो जाएगा, एम ए सेंटर ऑफ मास के जगह क्या लिख दोगे, जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + k² बाई r। और इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा k² बाई r² डिवाइड बाई 1 + k² बाई r। फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अगर वी सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, तो क्या होता है, वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर u² +2a s। तो यहाँ पे a 0 है और यस जो डिस्टेंस ट्रेवल यस है उसको h/sin θ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इक्वल टू 2 × जी साइन थीटा 1 + k² बाई r² मल्टीप्लाई बाई h/sin θ। साइन थीटा कट जाएगा और v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, GH डिवाइड बाई 2GH डिवाइड बाई 1 + k² बाई r²। यानी जिसके लिए, जिस बॉडी के लिए हमारा k² बाई r² की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, जितना कम होगी वी सेंटर ऑफ मास बॉटम पे, उतना ही क्या होगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसको अंदर रूट ले लेंगे तो वी सेंटर ऑफ, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, उतना ही कम। थे तीनों एक्सप्रेशन डिराइव कर लिए गए। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट शेप के बॉडी को लेके हम उनके रेशियो को कंपेयर करके देखेंगे। तो 3 कॉलम बनाओ बेटा। पहला कॉलम होगा किसका, पहला कॉलम होगा डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप की बॉडी लेंगे और उसका हम लोग क्या पहले निकालेंगे, k² बाई r² का रेशियो। फिर उसके मदद से हम लोग क्या लिख लेंगे, ए सेंटर ऑफ मास। फिर उसके वजह से क्या लिख लेंगे हम लोग, बी सेंटर ऑफ मास एट बॉटम। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो पहला पहला कौन सा बॉडी लेंगे बेटा, हुप या रिंग, हुप और रिंग। हुप रिंग के लिए हमारा k² बाई r² की वैल्यू क्या होती है, जैसे आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, m r² और एक किसके बराबर होता है, m k²। तो k²बाई r² क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा, अगर हम लोग ले एक दूसरी बॉडी ले, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क, सॉलिड
सॉलिड सिलेंडर या डिस्क के लिए देखेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, हाफ आता है, हाफ एम आर स्क्वायर, यानी हाफ आएगा, या इसी क्या लिख सकते हैं 0.5। अगर दूसरी बॉडी ले, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर के लिए क्या आ जाता है, के स्क्वायर 2/5 आएगा, या फिर इसको ले सकते हैं 0.4। अगर हालो स्फेयर के केस में देखा जाए, हायर हालो स्फेयर 2/3 आता है, और ये कितनी वैल्यू आ जाती है 0.67। अब हम लोग क्या करेंगे, हर वैल्यू के लिए एक एक्सेलरेशन ऑफ मास की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है सेंटर ऑफ मास के लिए, ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे ए सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास होता है जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इसके मदद से हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो के स्क्वायर की वैल्यू इसकी 1 हो गई, तो 1/2, तो इतना ये क्या हो जाएगा जी साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ हाफ हो गया बेटा, यहाँ पे हाफ हो गया 3/2, ये क्या हो जाएगा जी साइन थीटा 1 + हाफ, क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा, 3g साइन थीटा बाई 2। अगर 2/5 है बेटा तो क्या हो जाएगा, 2/5 तो क्या हो जाएगा 7/7 जी साइन थीटा बाई 5। अगर 2/3 लेंगे बेटा, 2/3 लेंगे तो 2 2 3 यानी 5 बाई कितना आ जाएगा 3/5 जी साइन थीटा। और वी सेंटर ऑफ मास की वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे, ठीक, कैलकुलेट कर लेना। तो इस तरह देख लिए बेटा कि जिसका, अब यहाँ पे देखो जैसे जी साइन थीटा ए सेंटर ऑफ मास क्या है, जी साइन थीटा है। अब ए सेंटर ऑफ मास जिसका जितना ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा बेटा, जिसकी ए वैल्यू जितना कम होगी ए सेंटर ऑफ मास उतना ज्यादा होगा। अगर वो टॉप से रिलीज किया जाएगा तो वो उतना ही जल्दी क्या करेगा, बॉटम पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तुम लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ, क्वेश्चन है कुछ बॉडी है, सम बॉडीज ऑफ सेम मास एंड डिफरेंट शेप difference shape is released on the top of released from rest on the top of fixed inclined plane and motion is pure rolling, then तब क्या करना है बेटा, then अरेंज दियर सेंटर ऑफ मास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहला अरेंज दियर ए सेंटर ऑफ मास इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा which have max which will take minimum
which will take minimum and maximum time to reach on bottom या एट बॉटम। तीसरा, विच हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम which have maximum and minimum V center of mass at bottom। चौथा, compare their kinetic energy, total kinetic energy at bottom। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, कुछ बॉडी दिया हुआ है बेटा। अब देखो सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास, तो ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है बेटा? ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है? जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर। अब के स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगी वो क्या करेगा? उसका ए सेंटर ऑफ मास सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर रिंग और हुप की बात करें, रिंग और हुप का क्या होगा? इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है तो ए सेंटर ऑफ मास कैसा होगा? तो यानी ए सेंटर ऑफ मास किसका? रिंग और हुप से ज्यादा किसका होगा? अब यहाँ पे कंपेयर किए थे हम लोग, तो यहाँ पे देखो 0.4 ये सबसे ज्यादा है, फिर इससे ज्यादा किसका है? हालो स्फेयर का है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सेंटर ऑफ मास हालो स्फेयर। उससे ज्यादा किसका है? 0.5 किसका आया था? 0.5 आया था ए सेंटर ऑफ मास सिलेंडर का आया था या फिर डिस्क का? सिलेंडर और डिस्क। फिर उससे भी ज्यादा यानी सबसे ज्यादा किसका होगा? सॉलिड स्फेयर का। किसका बेटा? सॉलिड स्फेयर, क्योंकि रेशियो की वैल्यू कितनी कितनी आई थी? इसके लिए 1 आया था, क्योंकि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसके लिए कितना आया था? 1 आया था। इसके लिए कितना आया था बेटा? 0.67। इसके लिए कितना आया था? 0.5। और इसके लिए कितना आया था? 0.4। यानी ए सेंटर ऑफ मास उसका ज्यादा होगा जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम होगी। अगर हम लोग वी सेंटर ऑफ मास कंपेयर करें, वी सेंटर ऑफ मास एट बॉटम, यानी जिसका ए सेंटर ऑफ मास ज्यादा होगा वही क्या करेगा? बॉटम पे सबसे जल्दी पहुंचेगा। यानी मैक्सिमम बी सेंटर ऑफ मास किसका होगा बेटा? नहीं, पहले क्या फाइंड करना था? क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या था पहला फाइंड करना? विच विल टेक मिनिमम टाइम। कौन मिनिमम टाइम लेगा बेटा? स्फेयर, क्योंकि इसका ए सेंटर ऑफ मास ज्यादा है तो ए सेंटर ऑफ मास स्फेयर will take मिनिमम टाइम, और मैक्सिमम टाइम कौन लेगा बेटा?
and ring or hoop take maximum time। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा, अगर वी सेंटर ऑफ मास जो जो जिसका बेटा ए सेंटर ऑफ मास ज्यादा होगा उसका बी सेंटर ऑफ मास ज्यादा होगा, यानी वी सेंटर ऑफ मास स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का क्या होगा, मैक्स होगा। और वी सेंटर ऑफ मास रिंग का मिनिमम होगा। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी will be same on bottom of all shape body because their masses are same, because mass of bodies are same। ठीक बेटा, तो बेटा आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में कुछ अलग कंसेप्ट सीखेंगे। थैंक यू।